नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये वक्त इंडिया 360 का है और खबरों की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में सड़क हादसे की ये दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तेज रफ्तार एक गाड़ी ने पहले एक साइकिल सवार को टक्कर मारी, फिर सड़क पर जा रही एक महिला को रौंद दिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका ड्राइवर ब्रेक भी नहीं लगा पाया और जो भी सामने आया सभी को कार ने कुचल दिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एक गाय भी उसकी चपेट में आई लेकिन वो बच गई। साइकिल सवार को बुरी तरह से टक्कर मारी, उसकी हालत भी ठीक नहीं है, वो गिरा बुरी तरह से और एक महिला सामने आ गई और वो महिला को इस कार ने पूरी तरह से कुचल दिया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालांकि वो सीसीटीवी में महिला वाली तस्वीर पूरी नहीं आ पाई, लेकिन दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दो महिलाएं साथ में थी, एक महिला पीछे रह गई, शायद उसने इस कार को आते हुए देख लिया था, वो सतर्क थी, संभल गई, लेकिन दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल। रुख बिहार का, जहां अपराध की लगातार बढ़ती घटनाएं नीतीश बाबू के सुशासन राज की पोल खोल रही हैं। ताज़ा मामला हाजीपुर का है। यहां पर एक डॉक्टर के क्लिनिक पर दो बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और दूसरी घटना में एक एएसआई का गोलियों से छलनी शव मिलता है। क्या नई सरकार कानून प्रशासन के मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है? हाजीपुर में दो बदमाशों की बेखौफ फायरिंग। वैशाली में एएसआई की सनसनीखेज हत्या। बेतिया में ट्रेन से फेंकी गई दो लड़कियां। पूर्णिया में धर्म के नाम पर आगजनी और तोड़फोड़। क्या यही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन का सच? क्या इन्हीं घटनाओं के लिए बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है? देखिए कैसे हाजीपुर के मशहूर डॉक्टर विवेकानंद झा की क्लिनिक पर दो बदमाश पिस्टल से गोलीबारी कर रहे हैं। क्लिनिक में उस वक्त डॉक्टर साहब भी थे, मरीज भी थे और बाहर दोनों बदमाश बेखौफ ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। महज 30 सेकंड में 12 राउंड से ज्यादा गोलियां दाग दी गई। एक पिस्टल की गोली खत्म हुई तो जेब से दूसरी निकाल ली। जहां मन किया, जिस दिशा में मन किया वहीं फायर कर दिया। नंबर लगाने में कुछ विवाद हुआ था। वो लोग शायद पहले चाह रहे थे तुरंत दिखलाने के लिए। यहाँ जो लोग पहले नंबर लगाए हुए थे उन लोगों को एतराज था, दूसरे पेशेंट को भी एतराज था। वो 2-3 संख्या बता रहे हैं, 3 की संख्या में करीब थे। आवाज तो हमको लग रहा है कि 7, 8, 9 तक मिली थी करीब। जिस इत्मीनान से दोनों बदमाशों ने फायरिंग की, यही लग रहा है कि नीतीश सरकार की पुलिस भी इतनी ही इत्मीनान से सोई हुई है। हमेशा की तरह पुलिस का बयान घटना के बाद खाना पूर्ति के लिए सामने आया। पहले से नंबर लगाए हुए मरीज के बाद आने वाले व्यक्ति जबरिया अपने मरीज का पहले इलाज कराने के क्रम में स्टाफ से विवाद करने के बाद फायरिंग आदि घटना कारित किए हैं। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश की जाएगी। नीतीश राज में जंगल राज की आहट का एक और सबूत। वैशाली में अपराधियों ने पुलिस के एक एएसआई को गोलियों से छलनी कर दिया। हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के मनुआ में सड़क किनारे चौर में एएसआई अशोक कुमार यादव का गोली लगा शव मिलने से हड़कंप मच गया। बिहार में अपराधियों के मंसूबे किस तरीके से बुलंद है, इसकी बानगी देखी जा सकती है। हाजीपुर में आज सुबह ही एक पुलिस वाले की जो है वो बॉडी यहां मिलती है शरीर के शहर के बीचों बीच सड़क के किनारे। बेतिया और पूर्णिया की ये घटनाएं भी नीतीश राज की कार्यकुशलता पर सवाल उठा रही हैं। बेतिया में ट्रेन से दो लड़कियों को फेंकने का मामला सामने आया है तो पूर्णिया में धर्म के नाम पर आतंक का खेल खेला गया। पिछली सरकार में भी उन्होंने अच्छा नहीं रखा था, चूंकि लालू यादव के समय में कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई थी कि थोड़ा लोगों को राहत लगा था, लेकिन फिर बाद में भी खराब होने लगा। आज जो हालत है वो तो 1995 से भी बदतर हो गया है। घटनाएं बड़ी हैं, चिंताजनक है और जनता के अपार भरोसे को कायम रखने के लिए नीतीश को भी अब नींद से जागना ही होगा।
बेतिया से रविंद्र गौतम और संदीप के साथ रोहित कुमार सिंह, हाजीपुर, आज तक। पटना कॉलेज का 154वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी शामिल होने आए थे। उनके स्टेज पर आते ही छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट होने लगी। पुलिस ने काफी बीच बचाव किया, लेकिन छात्र आपस में लगातार मारपीट करते रहे। ये हाल पटना कॉलेज का है, बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक। मेज के ऊपर छात्र खड़े हैं, हाथों में बैनर और जमकर नारेबाजी। छात्रों के एक गुट ने हंगामा शुरू किया तो दूसरा गुट कैसे चुप रह सकता था। देखते ही देखते समारोह रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस की मौजूदगी में छात्रों के दोनों गुट भिड़ गए। हॉल में समारोह को रोकने आए छात्रों के साथ जमकर मारपीट की गई। हद तो तब हो गई जब मारपीट कर रहे छात्र के एक गुट ने पुलिस के डंडे को ही छीनना चाहा। हंगामा तब तक चलता रहा जब तक बाहर से घुसे छात्रों को हॉल से बाहर न निकाल दिया गया। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मामला क्या है। हुआ यूं कि पटना कॉलेज के स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। इस समारोह में प्रदेश के मानव संसाधन मंत्री अशोक चौधरी खुद मौजूद थे। कॉलेज की छात्राएं सुस्वागतम के गीत गा रही थी। तभी हॉल में छात्रों का एक गुट घुस गया और हंगामा करने लगा। हंगामा कर रहे एआईएसएफ छात्र संगठन के छात्रों की मांग थी कि कॉलेज में शिक्षा के स्तर में सुधार हो, शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। हंगामा कर रहे छात्रों के गुट मंत्री अशोक चौधरी के सामने अपनी मांग रखना चाहते थे, लेकिन खबर है कि कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को ऐसा करने से रोका, जिसके बाद छात्रों का एक गुट हंगामा करने लगा। अब जरूरी है कि मंत्री के सामने अनुशासन तोड़ने वाले छात्रों पर कॉलेज प्रशासन कार्रवाई कब करता है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम मंदिर के मुद्दे पर आयोजित सेमिनार के विरोध में एनएसयूआई, सीवाईएसएस और लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए, जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने डीयू प्रशासन और केंद्र सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का भी आरोप लगाया। दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां अंदर राम मंदिर पर सेमिनार चल रहा है, वहीं बाहर एनएसयूआई, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी के छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन। शनिवार की सुबह बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर इकट्ठा हो गए। छात्रों का यह गुस्सा राम मंदिर मुद्दे पर कैंपस में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के विरोध पर था। विरोध करने वाले छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस के माहौल को खराब और कम्युनल करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे थे। छात्र संगठनों का दावा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इस समारोह की इजाजत देना दरअसल भगवा एजेंडे को हवा देने की कोशिश है। आप यूनिवर्सिटी में सांप्रदायिकता नहीं फैला सकते, यूनिवर्सिटी को भगवा नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। आज के छात्रों की एक ही डिमांड है, उन्हें रोजगार चाहिए, तरक्की चाहिए। धर्म के नाम पे छात्रों को बांटना बंद करो। राम जन्मभूमि मंदिर उभरता परिदृश्य के नाम से सेमिनार का आयोजन अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ की ओर से किया गया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इसमें मुख्य वक्ता थे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर स्वामी ने सवाल उठाते हुए कहा कि असहनशीलता की बहस छेड़ने वाले अब क्यों असहनशील हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से होगा तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, परंतु हिंसा होगा तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और फिर इनका क्या मुंह दिखाएंगे समाज को। वो आज कल तक कह रहे थे इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस, अपना अवार्ड को वापस कर रहे थे। आज इसको क्या कहेंगे, टॉलरेंस। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि उसका इस सेमिनार और विषय से कोई लेना देना नहीं है। डीयू प्रशासन के मुताबिक अरुंधति वरिष्ठ अनुसंधान नाम के संगठन ने वेन्यू बुक किया है, जो कि बाहर के लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, पर छात्रों के कुछ संगठन इसे साजिश और राजनीति से जोड़ रहे हैं। हालांकि विरोध कर रहे छात्र संगठन की अपनी राजनीतिक मंशा से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रजत सिंह, दिल्ली, आज तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पठानकोट एयरबेस पहुंचे। आतंकवादी हमले से जुड़ी हर जानकारी उन्होंने हासिल की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर से बामियाल सीमा का भी दौरा किया। पठानकोट के आतंकवादियों ने इसी जगह से घुसपैठ की थी। पठानकोट एनकाउंटर के खत्म होने के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पठानकोट एयरबेस पहुंचे। मोदी एनएसए अजीत डोभाल और सैन्य प्रमुख के साथ हर उस जगह गए जहां आतंक के काले निशान मौजूद थे, तो खुद जवानों ने आगे बढ़कर पीएम को 40 घंटे तक चले ऑपरेशन के हर पहलू का मौका मुआयना कराया। प्रधानमंत्री ने आतंकियों के हमले की पूरी जानकारी ली। आतंकी कहां से एयरबेस में घुसे, कहां से फायरिंग हुई, आतंकियों ने कहां बेस बनाया, कौन आतंकी कहां मारा गया, सुरक्षा बलों ने कैसे आतंकियों को खत्म किया। एनएसजी के कमांडर, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने पीएम को हर जानकारी बारीकी से दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम को आतंकियों से बरामद किए गए पाकिस्तानी हथियार दिखाए गए। इसके साथ ही इंजीनियर कोर की उस इमारत को भी दिखाया गया जहां आतंकियों ने सबसे पहले मोर्चाबंदी की थी। सेना ने पीएम को एयरफोर्स के जवानों के रहने वाले एक बेस कैंप को भी दिखाया। सूत्रों के मुताबिक यहां एनकाउंटर के अंतिम दिन 2 आतंकियों को मारा गया था। सेना और सुरक्षा बलों की जांबाजी की कहानी सुनने के बाद पीएम ने गर्व से ट्वीट किया, लिखा, आतंकी हमले को हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह नाकाम किया उसके विस्तार से जानकारी मिली। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के फैसलों और उस पर अमल के तरीकों से मैं संतुष्ट हूँ। जमीन पर हमारे जवानों ने जो बेमिसाल बहादुरी दिखाई है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। इस पर हमें गर्व है। पीएम पठानकोट एयरबेस पर 90 मिनट तक रुके। इसके बाद एयरबेस से हेलीकॉप्टर के जरिए पाकिस्तान सीमा के करीब पहुंचकर बामियाल इलाके का हवाई सर्वे किया। पीएम ने खुद वो इलाका देखा जहां से पठानकोट में आतंकी दाखिल हुए थे। पीएम का ये दौरा हर हाल में फौज और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाएगा। साथ ही पाकिस्तान को ये संदेश भी देगा कि भारत इस आतंकी हमले पर कितना संजीदा है और वो हर हाल में पाकिस्तान से आतंकियों के आका पर कार्रवाई चाहता है। जितेंद्र बहादुर सिंह, पठानकोट, आज तक। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अभिनेता आमिर खान पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आमिर और उनकी पत्नी ने देश का नाम खराब किया है। कौन सा एनजीओ है जो करवाता था उनसे इनक्रेडिबल क्या अतुल्य भारत का, तो वो तो एक एनजीओ था जो उनको एंगेज किए हुए था। उसमें हम सफाई क्यों दें? हर चीज में आप हमसे सफाई मांगते हो। आप मतलब मैं आपको नहीं कह रही हूँ, उन सबको जो हमसे सफाई मांगते हैं, अतुल्य भारत में हम सफाई दें। ये जो फिल्म स्टार है ना, ये बिगड़ गए हैं। इनको ये लगने लगा है कि अब हम पॉलिटिक्स करें, तो ये सिनेमा का काम छोड़ें और चुनाव लड़ें और लोगों को फेस करें। अब सिनेमा तो इनका सब कोई देखता है, हम भी देखते हैं, तो इसलिए मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नॉन पॉलिटिकल रह करके समाज सेवा करो, और अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना है तो सीधे सीधे आओ चुनाव के मैदान में और चुनाव लड़ो। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान अब कबूतर के जरिए भारत में जासूसी करा रहा है। गुजरात में एक ऐसे कबूतर को पकड़ा गया है जिसके पैरों में ट्रांसमीटर बंधा हुआ है। शक है कि ये पाकिस्तान से आया हुआ कबूतर है। कभी कबूतर को जासूसी करते देखा है? पाक की सबसे नई साजिश देखिए। दिखने में कबूतर आम कबूतरों जैसा है, लेकिन जब आप इसके पैरों पर नजर डालेंगे तो इसकी खासियत पता चल जाएगी। इसके पैरों में ट्रांसमीटर बांधे गए हैं। ये गुजरात का बीरावल इलाका है। 2-3 दिनों पहले मछुआरे जब अपने काम में लगे थे तो ये कबूतर उनके बोट में आकर बैठ गया। मछुआरों को कबूतर की हरकत संदिग्ध लगी। फिर उन्होंने इस कबूतर को पकड़ लिया और इसके पैरों में बंधे ट्रांसमीटर का खुलासा किया। जांच की जा रही है, लेकिन शक की सुई पाकिस्तान पर अटक गई है। ये तस्वीरें कच्छ इलाके के जखौ बंदर की। जखौ बंदर पाकिस्तानी समंदर से सबसे नजदीक का भारतीय इलाका है। कराची से इसकी दूरी महज 100 नॉटिकल माइल्स है। पाकिस्तान के समंदर से घुसपैठ को रोकने के लिए यहाँ 20 मरीन कमांडो की तैनाती की गई। मरीन कमांडो के दस्ते स्पीड बोट की मदद से हर वक्त पाकिस्तान से आने वालों पर नजर रखते हैं। मुमकिन है कि समंदरी सीमा पर भारत की बढ़ती चौकसी को देखकर पाकिस्तान ने कबूतरों के पैरों में ट्रांसमीटर बांधे हों, ताकि वह उड़कर काफी भीतर तक पहुंच सकें और आराम से
भारत की सीमा में होने वाली गतिविधि पाकिस्तान में बैठे कबूतरों के आकाओं तक पहुंच सके। शायद तभी पाकिस्तान का कबूतर वेरावल तक पहुंच गया, जो कराची से करीब 650 नॉटिकल माइल की दूरी पर है। मुमकिन है कि ढेरों पाकिस्तानी कबूतर भारत में उड़ान भर रहे हों और अहम जानकारियां उनके आका तक पहुंच रही हैं। सोमनाथ से ध्रुव जोशी, भुज से गिरीश जोशी और अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में अगरबत्ती की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि आग की चपेट में अगर फैक्ट्री के एक मजदूर की मौत भी हो गई है। फिलहाल दमकल की 6 गाड़ियां इस आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। बाकी है एक ही नहीं दिख रहा और सब आ गया। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी हमारे साथ होंगे और वो टीम इंडिया की फॉर्म की करेंगे समीक्षा, क्योंकि सिर्फ 3 दिन में शुरू होनी है श्रृंखला। देखते रहिए आज तक।